नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत जैसा आप जानते हैं बलूदी जी की पूरी किताब को हम एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं और आज हम इस सीरीज की 63वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जनजातियों से संबंधित सवाल हम कवर कर रहे थे। आज हम जनजातियों वाला जो आपका अध्याय है उसे कंप्लीट कर जाएंगे। अगर आपने इससे पहले इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज के माध्यम से आपकी हिस्ट्री का रिवीजन होगा, जनपदवार रिवीजन होगा, जनजातियों का भी रिवीजन आप कर पाएंगे, राज्य आंदोलन को भी आप कवर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कथन दिया है कि थारू जनजाति में पहले बदला विवाह प्रचलित थी। कारण दिया है कि बदला विवाह प्रथा में बहनों का आपसी आदान प्रदान किया जाता था। देखिए, थारू जनजाति से संबंधित सवालों को देख रहे थे। थारू जनजाति की विवाह पद्धतियों को लेकर के ढेर सारे सवाल बनते हैं। उसी में से एक है कि थारू जनजाति में पहले बदला विवाह प्रथा चलती थी। सवाल आएगा, किस जनजाति में प्रचलित थी? थारू जनजाति। इसके अंतर्गत क्या होता था कि बहनों का आपसी आदान प्रदान किया जाता था। इसी को कहा जाता था बदला विवाह प्रथा। तो आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बदला विवाह के स्थान पर तीन टिकटी विवाह यहां पर चलता है। तीन टिकटी विवाह में क्या होता है? पहले बहनों का आदान प्रदान किया जाता था, अब बहनों के स्थान पर रिश्तेदारी में भी अगर कोई भी लड़की है तो उनका आदान प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, थारू जनजातियों में विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? पहला सवाल आपका यह बनता है कि किस जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन है? तो आप कहेंगे थारू जनजाति में। ठीक है, थारू जनजाति में विधवा विवाह के बाद जो भोज दिया जाता है उसे लठ भरवा भोज कहते हैं। इसको करेक्ट यहां पर करना, लठ भरवा भोज। ठीक है, यहां पर ठा आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि थारू जनजाति में लठ भरवा भोज का आयोजन किस अवसर पे होता है? तो विधवा विवाह के अवसर पे। ठीक है, नेक्स्ट है, थारू समाज में विवाह तय होने के बाद उसे क्या कहा जाता है? तो विवाह जब निश्चित कर लिया जाता है, शादी फिक्स कर ली जाती है, उसे क्या कहा जाता है थारू जनजाति में? इसे कहा जाता है पक्की पौड़ी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। थारू जनजाति में जब दोनों पक्षों में विवाह तय हो जाता है उसे पक्की पौड़ी कहते हैं, और जब विवाह की तिथि निश्चित हो जाती है उसे बात कट्टी कहते हैं। ठीक है, जो सगाई की रस्म है उसे अपना पराया कहा जाता है। ठीक है, थारू समाज में विवाह की मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो दो पक्षों में जब विवाह तय होता है तो जो मध्यस्थता करता है, जिसकी वजह से वह विवाह तय होता है, उसे मजपतिया या मसपतिया कहा जाता है। ज्यादातर मजपतिया आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थारू समाज में विवाह की तिथि निश्चित करने की रस्म को क्या कहते हैं? तो जब विवाह निश्चित होता है, विवाह फिक्स होता है, उसे कहते हैं पक्की पौड़ी, और जब तिथि निश्चित होती है, यहां पर तिथि की बात है, बात कट्टी इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थारू समाज में विवाह के बाद लड़की को स्थायी रूप से पति के घर भेजने की रस्म को क्या कहा जाता है? पति के घर स्थायी रूप से भेजने की जो ये रस्म है, ये जो प्रथा है, इसे कहा जाता है चाला। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विवाह के बाद 2-3 महीने के बाद चैत या बैसाख के महीने में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर चली जाती है और इस रस्म को कहा जाता है चाला। सवाल आएगा, चाला रस्म का प्रचलन किस जनजाति में है? थारू जनजाति में है। ठीक है, अगला, थारुओं द्वारा चावल से स्वनिर्मित शराब को क्या कहते हैं? तो थारुओं के द्वारा जो चावल से बनी हुई उनके खुद के द्वारा बनाई गई शराब होती है उसे क्या कहा जाता है? जाड़ कहते हैं। जाड़ एक उपजाति भी है भोटिया जनजाति की, तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसको क्लियर करना। भोटिया जनजाति की एक उपजाति जो उत्तरकाशी में निवास करती है उनको जाड़ कहते हैं, और थारू जनजाति के द्वारा जो चावल से शराब बनाई जाती है उसे भी जाड़ कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि थारू जनजाति में चावल से बनी जो मदिरा होती है उसे क्या कहते हैं? जाड़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति का संबंध कोल किरात जातियों से संबंध माना जाता है?
तो उत्तराखंड की कौन सी जनजाति को कोल किरात जो जातियां रही हैं, उत्तराखंड की प्राचीनतम जातियां इनको कहा जाता है, इनसे संबंधित मानी गई है, ये मानी जाती है राजी जनजाति। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, राजी जनजाति की बात करें, उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या जिस जनजाति की है वो राजी जनजाति है। ठीक है, ज्यादातर ये किस जनपद में निवास करती है? तो राजी जनजाति पिथौरागढ़ में निवास करती है। धारचूला, डीडीहाट, कनाली, छीना, वहां पर इनकी जनसंख्या ज्यादा है। सवाल आता है कौन सी जनजाति ज्यादातर जंगलों में निवास करती है, वनों में निवास करती है? वन राउत या वन राजा इनको कहा जाता है, वो भी राजी जनजाति। ठीक है, राजी जनजाति को नेपाल में राई या लिंबू के नाम से जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, राजी जनजाति के लोग अपने आवास के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, राजी जनजाति जो है इनके आवास को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन पेपर में बना था। राजी जनजाति के आवासों को रोत्यूड़ा कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजी जनजाति की भाषा को क्या है, क्या कहते हैं? इनकी भाषा को मुंडा कहते हैं। मुंडा भाषा किसकी है? राजी जनजाति की है। तो राजी जनजाति है वे स्वयं को रजवार यानी राजपूत मानते हैं, लेकिन विद्वान उन्हें कोल किरात का वंशज मानते हैं, जैसा हमारा जो पहला सवाल था। ठीक है, इनकी भाषा मुंडा है और इनके आवास को रोत्यूड़ा कहते हैं। अगला, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं, वनों में निवास करते हैं? सही आंसर होगा राजी जनजाति। राजी जनजाति ज्यादातर वनों में निवास करती है। इनको वन रौत या वनों का राजा, जंगलों के राजा इनको कहा जाता है। किस जनजाति के ये उपनाम है? तो राजी जनजाति। ठीक है, अब क्योंकि ये जंगलों में निवास करते हैं तो सवाल आता है, पेपर में पूछा गया था कौन सी जनजाति काष्ठ शिल्प में निपुण है? तो वो भी आपकी कौन है? राजी जनजाति। ठीक है, बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं। तो बागनाथ देवता की पूजा कौन सी जनजाति प्रमुख तौर पर करती है? राजी जनजाति। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। राजी जनजाति के जो मुख्य देवता हैं वो बागनाथ देवता हैं। ठीक है, राजी जनजाति में एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आएगा कौन सी जनजाति में यह विश्वास है कि देवी देवता पहाड़ों की चोटी में, नदियों में, तालाबों में निवास करते हैं? वो भी राजी जनजाति। ठीक है, मलयनाथ, गणनाथ, सैंप, मल्लिका अर्जुन, छुरमल निम्न में से किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो देखिए, सबसे मुख्य देवता तो बागनाथ देवता हैं। इनके अलावा ये जो सभी देवी देवता हैं ये भी किससे जुड़े हुए हैं? राजी जनजाति। और राजी जनजाति को क्या कहते हैं? वन रौत, वन रावत या जंगल के राजा। तो वन रावत यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? तो काष्ठ शिल्पकला अभी हमने देखा था, जंगलों में निवास करते हैं। लकड़ी की शिल्पकला के लिए भी राजी जनजाति को ही जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति में मूक विनिमय की प्रथा प्रचलित है? मूक विनिमय की जो प्रथा है ये किस में ज्यादा चलती है? ये भी राजी में ही चलती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, राजी जनजाति है, जैसा हमने देखा कि यह काष्ठ कला में निपुण होते हैं। तो कई सारे ये घरेलू सामान जो बनाते हैं लकड़ियों से, उनका निर्माण करते हैं, उनको गांवों तक पहुंचाने के लिए ये मूक विनिमय का इस्तेमाल करते हैं। यानी रात में किसी घर के बाहर अपना जो इन्होंने सामान बनाया है उसे रख देते हैं, अगले दिन सुबह जिनको वो चाहिए होता है उसे वो ले लेते हैं और घर के बाहर कुछ आवश्यक सामग्री रख लेते हैं जिससे ये अगली रात को उठाकर ले जाते हैं। तो बातचीत नहीं होती है, मूक विनिमय यहां पर होता है, चुप रह करके व्यापार होता है। इसको कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता था? राजी जनजाति में ज्यादा प्रचलित था। ठीक है, कारक या कर्क और मकारा यानी मकर की संक्रांति जैसे त्योहार किस जनजाति के मुख्य त्योहार हैं? तो कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति यह किस जनजाति के मुख्य त्योहार हैं? सही आंसर होगा राजी जनजाति। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट त्योहार है जिसका नाम है गोरा अट्ठावली। यह पेपर में पूछा गया था, यह किस जनजाति का त्योहार है? यह भी राजी जनजाति का ही त्योहार है। ठीक है, एक सवाल आता है कौन सी जनजाति में सप्ताह के नाम अलग अलग हमें स्वरूप वहां पर देखने को मिलता है, सप्ताह के दिनों के नाम का अलग स्वरूप, वो भी राजी जनजाति में ही देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जिसकी अपनी बोली मुंडा है
लेकिन ये लोग बाहरी लोगों से कुमाऊनी भाषा में बात करते हैं। तो किस जनजाति की बोली मुंडा है? यह है राजी जनजाति। तो इनकी बोली जो है वो मुंडा है, लेकिन बाहरी लोगों से बात करने के लिए ये कुमाऊनी का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुख्य तौर पर कहां निवास करते हैं? तो कुमाऊं में, पिथौरागढ़ में। ठीक है। विवाह पूर्व संस्कार सांगजांगी व पिंठा संस्कार निम्न में से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो विवाह पूर्व के दोनों संस्कार हैं, सांगजांगी और पिंठा संस्कार, किस जनजाति में प्रचलित है? ये भी आपके राजी जनजाति में ही प्रचलित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। हमने देखा राजी जनजाति के मुख्य देवता, उनके अन्य प्रमुख देवता, उनके त्योहारों को देखा, उनके विवाह पूर्व जो संस्कार हैं उनको देखा, उनके आवास, उनकी भाषा, सब हमने यहां पे देखा। ठीक है। और इसी तरह हमने उत्तराखंड की सभी जनजातियों को कवर किया, जौनसारी के बारे में, भोटिया जनजाति के बारे में, बोक्सा के बारे में, थारू के बारे में और आज राजी के बारे में। तो जनजातियां आपकी कंप्लीट यहां पर हुई। अब जनजातियों से रिलेटेड कुछ विविध क्वेश्चन हैं जो जनगणना को लेकर के सवाल बन जाता है, उनको यहां पर देखते हैं। ठीक है। देखिए, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा किस जनपद में है? सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या वाला जो हमारा जनपद है वो है आपका उधम सिंह नगर। और अगर कहेगा सबसे कम जनसंख्या कहां पर है एसटी जनजाति की, यानी अनुसूचित जनजाति की, सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग में है। ठीक है। तो एसटी सर्वाधिक कहां है? उधम सिंह नगर में। और सबसे कम कहां है? रुद्रप्रयाग में, जनसंख्या के अनुसार। अगर यही सवाल परसेंटेज के अनुसार होता कि जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहां पर है, तो प्रतिशत के अनुसार भी सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में है, लेकिन सबसे कम टिहरी में आता है। ठीक है। यहां पर पूछा है इनकी संख्या सर्वाधिक कहां पर है? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में जनसंख्या और प्रतिशत दोनों ही मामलों में वो नंबर 1 पर है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग और सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वो टिहरी गढ़वाल। ठीक है। जनगणना को लेकर के और भी सवाल आते हैं कि अनुसूचित जनजाति में 2011 के अनुसार लिंग अनुपात कितना था? तो इनमें जो लिंग अनुपात था वो 963 था। ठीक है। जो एससी जनजाति है, एससी है अनुसूचित जाति, उनमें लिंग अनुपात 936 था, इनमें 963 था। साक्षरता को लेकर सवाल आ जाता है। अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर कितनी थी? 73.9%। पुरुषों की साक्षरता लगभग 83% के करीब और महिलाओं की लगभग 62% के करीब। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो उत्तराखंड विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? टोटल सीट है हमारे पास 70। ठीक है। इनमें से एससी के लिए कितनी है? एससी के लिए रिजर्व्ड है 13 सीटें। और एसटी के लिए कितनी है? एसटी के लिए रिजर्व्ड है 2 सीटें। आपसे पूछा है अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें हैं, यानी एसटी की बात कर रहा है, 2 सीटें इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ये 2 सीटें कौन कौन सी है? एक सीट है उधम सिंह नगर की नानकमत्ता और एक देहरादून की चक्राता। यह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है। लोकसभा में उत्तराखंड के अंदर 5 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए है, जनजाति का वहां पर आरक्षण नहीं है। ठीक है। उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रथम जाति कौन सी है? हमने जनजातियों को देखा। उत्तराखंड में या उत्तराखंड के जो आदि निवासी माने जाते हैं, जो यहां निवास करने वाली पहली जाति मानी जाती है, यह है आपकी कोल जाति। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के आदि निवासियों से संबंधित भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। पहला सवाल, उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली जाति कौन सी है? तो कोल जाति। इन्हें उत्तराखंड की मूल जाति माना जाता है। साहित्यिक ग्रंथों में इन्हीं कोल जाति को मुंड या शबर के नाम से जाना गया है। ठीक है। कुछ विद्वान वो किरातों को यहां का मूल निवासी मानते हैं, लेकिन ज्यादातर जो माना गया है वो कोल को माना गया है। ठीक है। जो उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया जिनको कहा जाता है, शिव प्रसाद डबराल, उनके अनुसार भी उत्तराखंड की प्राचीनतम निवासी कौन है? वो कोल जाति है, जिनको मुंड या शबर कहा गया है। ठीक है। कोल के बाद उत्तराखंड में कौन आए थे? कोल के बाद यहां पर किरात आए थे। ठीक है। किरातों को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? किरातों को भिल कहा गया है। ठीक है। किरातों के बाद कौन आए? सबसे पहले कोल आए, कोल के बाद किरात आए, किरातों के बाद उत्तराखंड में खसों का आगमन हुआ था। ठीक है।
तो क्रम भी आपको पता होना चाहिए। खसों को किस वर्ष में शूद्र वर्ग में शामिल कर लिया गया? तो खसों को शूद्र वर्ग में अंग्रेजों के काल में 1885 में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो कोल है जिनको मुंड या शबर कहा गया है, किरात है जिनको भिल कहा गया है, और फिर खस है। तो एक क्रम आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और सवालों को यहां पर कवर किया। जनजाति वाला जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। जो अगला चैप्टर है उत्तराखंड में जो सामाजिक और स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका रही है उससे संबंधित हमारा चैप्टर है, उसके एमसीक्यूज हम अगली क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।